अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब, सुहेल भट्टी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। नाजरीन, सबसे पहले सबसे अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सामने आया है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केसेस को कलअदम करार दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो केसेस हैं सिविलियन के, वो फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल नहीं हो सकता है। जो कानूनी माहिरीन है, आइनी माहिरीन है, इस फैसले को काफ़ी खुशाइंद करार दे रहे हैं। जबकि आज एतजाज़ एहसन साहब ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। सबसे पहले सवाल नौशाद साहब आप ही से मैं कर लेती हूँ, आज के आप इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, फैसले के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो लोगों की राय है वो यही है कि फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है। फ़ैसले में जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि एक तो ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है जहाँ तक इसको कलअदम करार देने की बात थी। अलबत्ता याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो जो 21वीं तरमीम के तहत जो मामलात थे उसके अंदर थोड़ी सी अपनी जो राय है उसको महफूज रखा है। लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव मेरा ये भी है कि मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, इससे पहले जब ये मामलात हो रहे थे तो क्यों ज़रूरत पेश आई 21वीं आइनी तरमीम के अंदर, जब 2015 में ये किया गया था। और एक बड़ा अहम पहलू दूसरा ये भी है कि इसके तहत पहले भी सिविलियन जो हैं वो ट्रायल हो चुके हैं, बल्कि उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। और उनमें से कोई एक आध वो जो जिन्होंने बाजवा साहब को खतूत लिखे थे, वो जो साहब हैं वो शायद मेरा ख्याल है वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं या करने वाले हैं। अब मामला ये है, जो अदालत की जहाँ तक कार्रवाई है उसके अंदर ये बात जो नुक्ता मुझे समझ में आया, जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये बात बार बार पूछी है कि पहले 21वीं आइनी तरमीम जब की गई थी उसमें सिविलियन को क्यों शामिल नहीं किया गया था और अब क्यों ये ज़रूरत पेश आई। बाहर तक अब ये मामला जो है ये ज़्यादा तो आइनी और कानूनी माहिरीन, और जब फैसला की तफसीलात आ जाएंगी इस फैसले की, तो फिर शायद हम इस पोजीशन में हो कि हम इस पर कोई जो तजिया प्रॉपर तरीके से कर सके। अभी तक की जितनी खबरें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक अब 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं, इसकी ये कोई 102 अफराद की फहरिस्त पेश की थी हुकूमत ने। उन पे अब जो है ना वो उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं किया जा सकेगा, बल्कि जो हो रहे हैं वो भी रोक दिए जाएंगे और आम फौजदारी जो अदालतें हैं उनकी तरफ रेफर किए जाएंगे मुकदमात। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है, मैं ये सोचता हूं, मैं आते हुए रास्ते में यही सोच रहा था कि ऐसी क्या वजह है कि ये जो फौजी अदालतों की जरूरत महसूस हुई। और दूसरी जो बड़ी बात है कि देखिए हमारे यहाँ अदालती जो निज़ाम है उसके ऊपर सवालात भी उठते हैं, उसकी रिफॉर्म्स की बात भी की जाती है। तो मुझे ये लगता है इस फैसले के बाद जो अदलिया पे भारी जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये बड़ा वैलिड पॉइंट कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो उससे जो मजीद मसाइल हैं वो जन्म ले सकते हैं। तो अदलिया को अब ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो तेज़ फैसले करवा रहे हैं, अदालतों से बैकलॉग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल अदलिया की रिफॉर्म्स की बहुत अरसे से बात की जाती है वो अभी तक देखने में नहीं आई। और जब तक वो अदलिया की रिफॉर्म्स जो निचली सतह तक नहीं हो जाती, यानी सेशन कोर्ट्स तक नहीं होती, आम अदालतें जो छोटी जजियां कहते हैं या छोटी अदालतें कहते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स के मामलात हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है जब तक वो उसके मामलात ठीक नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल डिफरेंट अदालत है ना, उसका तो काम कुछ और है। जो एक्चुअली अब हो रहा है कि क्या आइन से कोई चीज़ मुसादम तो नहीं है, क्या बुनियादी शहरी हकूक तो मुतासर नहीं हो रहे, ये इस तरह के काम है। ट्रायल कोर्ट्स जो है ना उनके अंदर जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके ऊपर बहुत बात की जाती है कि हमारे यहाँ जो लोगों में जो तसव्वुर है सज़ा का वो नापैद है। लोगों को पता है कि वो बड़े बड़े जुर्म करके पैसे की बुनियाद पर या किसी और दूसरी वजह की बुनियाद पर वो उनको सजाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये आम तासुर ये उभरता है कि अदालतों में जो लोग मुल्ज़मान छूट जाते हैं और वो मुजरिम नहीं बन पाते, जिसकी वजह से सजा याफ्ता नहीं हो पाते, और सजा याफ्ता हो जाए तो आपको पता है जो कुछ होता है वो आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नौशाद साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मुझे यही सवाल लेके सुहेल साहब के पास जाने दीजिए। सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि अदलिया पर तो है भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, लेकिन दूसरी जानिब इदारों में चपकलिश भी सामने आई है कहीं ना कहीं से, या आने वाला टाइम हो सकता है कि इसकी तरफ भी इशारा करे? आप क्या समझते हैं? सना, देखिए, अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब फैसला सुनाया जा चुका है और वफाकी हुकूमत के पास अपील का राइट मौजूद है जी। लेकिन मामला ये है जो कि कुछ इदारों के अंदर इस हवाले से जो कंसर्न भी हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर वो मामला ये है कि जिस तरह नौशाद साहब ने भी कहा कि माजी के अंदर भी बहुत से केसेस के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो चुका, सजाएं भी सुनाई गई। तो अब उसको भी देखना होगा, उसमें कुछ लोग बदस्तूर अपनी कैद भी काट रहे हैं, क्या उनका ट्रायल भी दोबारा होगा?
नंबर एक। नंबर दो, जो मामला है 9 मई का, जिसके ऊपर बहुत कंसर्न है और गुज़श्ता अदवार के अंदर उसको कवर करने की कोशिश भी की गई कि आने वाले दिनों में इन अफराद का ट्रायल होना है, कि ऐसे केसेस थे जो शक की बुनियाद के ऊपर कायम नहीं हुए। किसी के ऊपर ऐसा नहीं था कि किसी को ऐसा गिरफ्तार कर लिया गया हो और बाद में पता चलाने की कोशिश की जा रही हो कि ये उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। इसके अंदर 95% ऐसे लोग हैं जिनसे मुतल्लिक जो एविडेंस है वो ऑब्वियस है और एविडेंस मौजूद है। उसके साथ जो दूसरा एक बड़ा मामला है, जैसे कोर्ट ने इस मामले को रेफर किया, मैंने बहुत सी ऐसी ब्रीफिंग अटेंड की हैं। फहीम सिद्दीकी साहब ने कराची में अटेंड की होंगी। माजी के अंदर बहुत से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, उनके अदालतों के अंदर केस चले और बाद में कुछ सालों के बाद वो बरी हो गए। वजह क्या बताई गई कि जो प्रोसिक्यूशन थी बहुत कमजोर थी बेशक। उस तरीके से केस को परसू नहीं किया गया, केस बहुत लिंगर ऑन हुआ और अल्टीमेट वो बरी हो गए। मामला ये था कि 9 मई का वाकया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, मुल्क की तारीख का एक संगीन तरीन मुख्तलिफ अफराद ने इस जुर्म के मुर्तकिब हुए। तो कोशिश ये थी कि वहां पे उनको स्पीडी ट्रायल किया जाए और उसके बाद वहां पर लोगों को उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील कहा कि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दोबारा अपील के अंदर क्या प्रिवेल करता है इसका तो वेट करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ इस फैसले की यकीनी तौर के ऊपर कुछ पॉलिटिकल रिपरकशंस आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, जिसका थोड़ा सा अंदाज़ा हम गुज़श्ता हफ्ते में हुआ था जब शेख रशीद साहब अचानक मंजर आम पर आए। एक इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा ख़ास किस्म को उन्होंने एक चिल्ला भी काटा है और उस चिल्ला काटने के बाद जो उनका क्रक्स था जो डिस्कशन का, वो ये था कि 9 मई के वाक़ये की मजम्मत भी वो कर रहे थे और उसके साथ वो कह रहे थे कि लोगों से गलती हुई है, उनको माफ़ कर देना चाहिए जी। और इस बात के ऊपर वो बदस्तूर कायम है और ये एक रिफ्लेक्शन मिली थी कि आने वाले दिनों में शायद जो ये मामला है माफ़ी की तरफ जाए। उसके बाद अंडर डिस्कशन था ये मामला, तो अब अल्टीमेटली इस मामले ने कंक्लूड तो होना है। बराह रास्त एक सियासी जमात के साथ जो कुछ वाबस्ता लोग थे, कुछ रहनुमा थे जो इसके तहत जिनका ट्रायल शुरू होना था, कुछ का शुरू हो चुका। तो अब मामला माफ़ी की तरफ जाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस शिक को ख़त्म करने के बाद मामला सिविल कोर्ट में चलना है, ये अब तय होना बाकी है। लेकिन अगर मामला सिविल कोर्ट में भी आता है जो कि एटीसी के तहत फौजदारी मुकदमात चलेंगे एटीसी कोर्ट के अंदर, तो मामला फेयर ट्रायल का हक तो उनको वहाँ पर भी मिलेगा। और गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ ऐसे अफराद की तरफ से पटिशन दायर की गई थी, जवाब एक जमा करवाया गया था जो इस वक्त गिरफ्तार हैं जो बतौर मुलजिम, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि अगर वो उन्हें कन्विक्शन उनकी होती है तो उनको अपील का हक मिल सके। तो अब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस नवैयत का जुर्म जद हुआ और आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से दुनिया भर ने उस 9 मई के वाक़ये को देखा, तो उसके ऊपर भी एक तरफ एक बड़ी सख्त ओपिनियन है कि किसी सूरत उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए और लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो पॉइंट ओपन किया है, जो डिबेट स्टार्ट की है कि उनको माफ कर देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और एक उनको मौका देना चाहिए। पिछले प्रोग्राम्स में हम डिस्कस भी करते रहे, बड़ेपन का मुजाहरा करे। मेरे ख्याल में इसके दरमियान में कुछ चीजें आने वाले दिनों में जरूर तय हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मैंने अहद किया है कि मैं इन लोगों को माफी दिलवाऊंगा या इनको मैं किसी तरीके से मैं वहां से इस सारे मामले से निकाल सकूं। बिल्कुल ठीक है। वकास साहब, आप ही की जानिब आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में ना होना एक अच्छी बात है? जो कानून की इंटेंट नजर आती थी 9 मई के वाकये के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूंगा, उसमें तो एक बड़ी रियासत की वाज़ेह इंटेंट थी कि जो लोग भी 9 मई के और 10 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस थे एक्सपीडिशियसली स्पीडियटली फास्टली जो है वो ये सारा ट्रायल कंक्लूड किया जाएगा, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी शख्स जो है रियासत जो है माँ की तरह है, वो कभी भी रियासत के खिलाफ ना पत्थर उठाए, ना तलवार उठाए, ना बंदूक उठाए, ना हथियार उठाए, ना वो किसी आर्म फोर्स की जो शोहदा की यादगार है उनको मस्मार करे, ना GHQ के गेट पे हमले करे। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर स्पेशल लॉ तो मौजूद है और स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर कोई शख्स पुलिस पे हमला करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है टू प्रोसीड अगेंस्ट दैट पर्सन। जुडिशरी पे हमला करता है तो जुडिशरी जो है जजेस कैन एनफोर्स द कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। इसी तरह आर्म फोर्स के अंदर भी जब ये कानून बनाया गया था 1952 में, तो 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट इंसर्ट की गई थी। आल्दो कि उस वक्त
62 का आइन पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्सेबल था, तो उसमें एक अमेंडमेंट ये की गई थी 1952, ये जो कानून है कि ये सिविलियन भी अगर पाक फौज के खिलाफ इस तरह की कोई बगावत करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो 2D के तहत 2D1 के तहत उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, एक्सपीडिशियसली चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा। 1975 के अंदर जब ये 1973 का आइन बनने के बाद इसको ट्राई किया गया, उस वक्त कंसिस्टेंट ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि ये एक वैलिड प्रोविजन है, और अगर स्पेशल वक्त के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आर्म फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, देन दे कैन मूव अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर दिस लॉ। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त तो ये अफेक्टिव था। जो आज का सिनेरियो और आज के सिनेरियो के अंदर ये सारा फैसला दे दिया। दूसरा इसके अंदर एंगल डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें वकला की रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये कि आर्टिकल 10 ने राइट टू फेयर ट्रायल की बात करता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 4 और 5 जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है। कहीं ना कहीं ये हदशा था, ये प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी थी कि शायद एक पॉलिटिकल जमात को शायद दीवार से लगाने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिकल जमात के खुद लोग जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं, वो खुद लोग जो इसको कंडेम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि दो तरह का ओपिनियन इस वक्त मौजूद है। एक ओपिनियन जो वकला के अंदर ये कि अगर इसको 2D के तहत प्रोसीड किया जाता, इनको प्रेसिडेंट के तौर पे लिया जाता, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में रियासत के अलावा लोग इस तरह का मुतशद्दिद रवैया ना तैयार करते, बगावत ना करते, इंस्टिगेट ना करते, कोई भी सियासी जमात का अलाकार बन के इस तरह की मनसूबा साजी न करते जिससे इंटीरियरली एक्सटीरियरली पाकिस्तान को खतरा होता है, जिसमें हमारे दुश्मन ममालिकों को खतरा होता है, या उनका नैरेटिव स्ट्रेंथन होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी चीज़ थी, जिस तरह भट्टी साहब ने बात की कि स्पीडीली चीज़ें हो सकती थी। हाँ, अब अगर ये दहशतगर्दी की अदालतों में चला जाता तो वहां पे भी एक्सपीडिशियस और स्पीडी जस्टिस सिस्टम अवेलेबल है। हाँ, अगर इससे हटकर एक दर्जा हम देख लें कि सेशन कोर्ट में चला जाता है, तो सेशन कोर्ट्स के अंदर जो केसेस चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली फहीम साहब भी बड़ी देर से इन चीजों को देख रहे हैं, जो हमारे वहां पे केसेस का जो फेट है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिले का शिकार हो जाता है। और हमारे कानून के अंदर एक मकूला बोला जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एट द सेम टाइम जस्टिस हर्ड इज जस्टिस बरिड। तो इन दोनों चीजों के दरमियान में एक जो मार्जिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। तो मैं यही एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इस केस के अंदर अगर ये तमाम के तमाम 102 ट्रायल जो है दे आर गोइंग टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द मिलिट्री कोर्ट्स टू दी अदर कोर्ट्स, लाइक अगर सेशन कोर्ट्स में भेज दिए जाएं या एंटी टेररिज्म कोर्ट में भेज दी जाएं, तो इसमें जो 780 इम्पोज किया गया है डिफरेंट लोगों के हवाले से, उसकी भी डेथ पेनल्टी तक सजा है। यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है और इन लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा सकता है, और एक मैसेज दिया जा सकता है कि आप आइंदा आने वाले वक्त में रियासत की इमलाक को ना जलाएं, GST के गेट पे हमला ना करें, ये लोग आपकी हिफाजत के लिए तैनात हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इनकी सवरेनिटी, इनका सर्वाइवल जो है इन इटसेल्फ रियासत के सर्वाइवल के मुतरादिफ है। ठीक, पॉइंट क्लियर है आपका भी वकास साहब। फ़हीम साहब, मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ, आप इस फैसले को बता दीजिएगा कि कैसा देखते हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो भारी जिम्मेदारी अदालतों पर अब जो आयद होती है, अदालतें वो जिम्मेदारी निभा भी पाएंगी या नहीं इंसाफ के तनाजुर में? देखिए सर, मैं थोड़ा सा टाइम चाहूँगा आपसे इस इशू के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब नेब तरमीम के हवाले से फैसला आया था तो सियासतदानों की तरफ से एक बात कही गई थी कि फैसला आने से पहले पता नहीं होना चाहिए कि फैसला क्या आएगा, और उन्होंने उस फैसले के ऊपर तनकीद भी की थी जी। देखिए, आज जो ये फैसला आया है, इस फैसले की उम्मीद थी, और इस फैसले की उम्मीद क्यों थी? जो बेंच थी, उसके जो अरकान हैं, उन अरकान से जिन्होंने 4-1 से जो ये फैसला आया है, इसमें जिन 4 अफराद ने 2D1 को जो है वो कालदम करार दिया है, ये चारों अफराद के हवाले से ये बात मौजूद है कि उनके लिए इस वक्त जो है सिचुएशन एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली थी। अगर वो जो है, उन्होंने कुएं का इस वक्त जो है इंतखाब किया है, इस वक्त सिचुएशन ये है, मेरा ख्याल है बात में पहुंचाने में कामयाब हो गया हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब हों, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, जस्टिस आयशा मलिक साहब हों, इन सब के हवाले से आपने जब जस्टिस वो प्रोसीजर एक्ट का केस चल रहा था, उस वक्त भी आपने देख लिया था कि उनका जो है वो टिल्ट किस तरफ था, और चीफ जस्टिस ने उस बात को बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट भी किया था। देखिए, एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहता हूँ कि ये जो अदालती फैसले हैं ना, ये अदालती फैसले हालात व वाक़यात के ज़ेरे असर ताबे नहीं होने चाहिए। 2014 में जब 16 अक्टूबर को जो है वो APS का केस हुआ, APS के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जो है आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी थी। 2015 में जो है आपने उन मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो 6 सिविलियन को सजाएं भी दे दी, और उसके बाद उनके ऊपर अमल भी हो गया था। उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उनकी जो दरखास्तें हैं उन फौजी अदालतों के खिलाफ वो आज तक अदालतों में मौजूद हैं, ज़ेरे समाअत हैं, उनका नंबर नहीं आता।
ये जो 9 मई के बाद की सिचुएशन बनी है, इसके बाद जो है जिस तरह से जो है केसेस अदालतों, जिस तरह से फौजी अदालतों को चैलेंज किया गया और जिस तरह से आज फैसला आया है, ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल सबको नजर आ रहा था कि फैसला यही आना है। जिस तरह की बेंच बनी थी, जिस तरह के बेंच में लोग थे, वो यही था, एक्सपेक्टेड डिसीजन था। अब बात यह है कि इस डिसीजन में, इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर जो है बड़ा सवाल भी उठता है। वो ये होता है, सबसे पहले तो ये कि क्या ये एक दफा फिर सिविलियन और मिलिट्री बालादस्ती की जंग शुरू हो गई है? क्या इस वक्त जिस तरह से आज ये कोशिश की गई कि उन 9 अफराद की जानिब से अदालत में दरखास्तें दी गई कि जनाब हमें तो बड़ा यकीन है कि हमें यहाँ से कम सजा होगी और हमारे केसेस तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलने दिए जाएं। लेकिन सोचा और समझा ये गया था कि शायद इसके ऊपर जो है वो अदालतें जो है अपना फैसला दे देंगी, लेकिन अदालतों ने उसमें उन अफराद के हलफनामे जमा ना होने को जो है पॉइंट आउट करते हुए वो दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी और साथ ही जो उन्होंने एक फैसला दे दिया कि जनाब ये जो हम कालदम करार दे रहे हैं ये उन 9 अफराद के ऊपर भी लागू होगा और वो जो बाकी लोग हैं जो 9 और 10 मई के हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। अब बात यह है कि इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ी सी आज रिसर्च कर रहा था इस केस के बाद, तो मेरे सामने आई कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को केसेस भेजे जाते हैं, ये भेजता कौन है? अदालतें, ये मिलिट्री कोर्ट से फौज जो है खुद तो नहीं तय कर लेती कि जनाब इसका केस जो है हम खुद चलाएंगे। बाकायदा वफाकी हुकूमत जो है वो केसेस भेजती है। बेशक तो वफाकी हुकूमत ने भेजे ना केसेस तो समाअत के लिए, तो डेफिनेटली तो इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। आज आपको ये भी बड़ा सवाल है, स्टांस भी नजर आ गया था। जी, इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। आज आपको अटॉर्नी जनरल का स्टांस भी नजर आ गया था। अब अगला मरहला क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मरहला कि जनाब क्या हुकूमत, अरे निगरान हुकूमत है, मैं निगरान हुकूमत कह लेता हूँ, क्या निगरान हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बज़ाहिर तो मैं लफ्जी अंदाज में देखूं तो मुझे लगता है कि लफ्ज फौजी से फौजदारी तक हमारे ये केसेस मुंतकिल हो गए। फौजदारी अदालतों में हमारे साथी कानूनदान जो है बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जाहिर है इसमें 780A लगा है और 780A के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जब केसेस की समाअत होती है तो वहां से भी डेथ पेनल्टी है 780A में। लेकिन वहां पर एक फर्क क्या है? वहां पर फर्क यह है कि आप 2015 की तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं के बाद उन्हें हैंग नहीं कर सकेंगे, आपके पास अपील का राइट होता है। जब आप मातहत अदालत से जब कोई सजा हो जाती है तो उसके बाद आपके पास अपील का राइट, आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो केसेस बहुत दूर तक चले जाते हैं। और उसके बाद जाहिर जिस तरह से हमारे यहाँ माहौल चेंज हो जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, तो इसी तरह से ये ऐसे मुकदमात वो भी जो है उनके फैसले भी जो है वो तब्दील होते हैं। अभी आप इसाक डार का केस उठा के देख लीजिए कि एक वक्त में वो जो है उन्हें लग रहा था कि सजा हो जाएगी, करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी पर मुझे पॉइंट नौशाद साहब का ले लेने दीजिए। नौशाद साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो हुकूमत है, चले निगरान हुकूमत, मैं भी फहीम साहब के साथ की तरह ऐड कर देती हूँ उसमें, निगरान हुकूमत अब अपील में जाएगी? मेरा तो ये ख्याल है कि अपील में यकीनन जाएगी, क्योंकि देखिए मसला ये है कि जब ये अमेंडमेंट की गई है, मैंने आपको प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा है कि निगरान हुकूमत हर उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी जो गुज़िश्ता जो पीडीएम की हुकूमत थी वो तय करके गई है। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं यकीनन इसके खिलाफ जो है वो अपील में जाएंगे। अब फैसला क्या आता है, या उसके ऊपर आगे फुल कोर्ट बैठती है, या किस तरह से उसको अगला बेंच तश्कील पाता है, जिस तरह अभी फ़हीम साहब ने जो है वो बेंच के ऊपर कुछ सवालात खड़े किए हैं, तो इस तरह के मामले को आगे देखते हुए किस तरह का बेंच बनता है, ये हम उसको ये कहना कबल वक्त है। अभी फैसला भी जो है वो तहरीरी तौर पर जब सामने आएगा उसकी तफसीलात आएंगी, कुछ इबाम हैं इसके अंदर, किसी तरमीम से मुतल्लिक मुबाहिसा हुआ है, उसके ऊपर क्या राय है ये भी ठीक है। मुझे वकास साहब से पूछ लेने दीजिए, उसके बाद वेरी क्विक पॉइंट वकास साहब, उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। इस फैसले से आपको क्या लगता है कि किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? देखिए जी, जो इस वक्त किंग पार्टी बनने लगे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और जो पार्टी पहले से दीवार के साथ लगी, सॉरी जो पार्टी इस वक्त दीवार के साथ आई वांट यू टू मेंशन द नेम्स बेनिफिट होगा ऑन एयर। पीटीआई, बिल्कुल जी, पीटीआई को इससे फायदा होगा अल्टीमेटली। और एट द सेम टाइम जो पार्टी का जो बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था वो अल्टीमेटली उनके लिए मुश्किल हुआ। दे आर एंटायरली कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, ये आपके सवाल का बड़ा ऑब्वियस जवाब था, वो ब्रिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह कर दिया। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम नैब डिस्कस करेंगे, इसहाक डार साहब को डिस्कस करें, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे नैब के हवाले से। नैब जो हमेशा ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है और नैब के शिकंजे में ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बल्कि सियासतदान भी आते हैं। बहुत से सियासतदान ऐसे जो कि जिनको रिलीफ मिल जाता है, जबकि बहुत से ऐसे जिन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस है जी इस हकदार साहब का, जहाँ से उन्हें क्लीन चिट मिली है और अदालत ने ये कहा है कि करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं इस हकदार के खिलाफ, लिहाजा उन्हें इस केस से बरी किया जाता है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कि नैब आखिर चला कौन रहा है? सुहेल साहब। अहम तरीन आइनी ओहदा है चेयरमैन नैब का, और उसके बाद उनके अंडर है एग्जेक्टिव बोर्ड जी, जिसके ज़रिए से वो नैब को उन्होंने कानूनी तौर के ऊपर चलाना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ नैब के क़याम से लेके अब तक 23-24 साल हो गए, नैब को हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अल्टीमेटली हमने देखा कि इस मुल्क की अदालत उज़्मा की तरफ से भी ये रिमार्क सामने आए कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके कानून के अंदर बेहतरी लाने की भी कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया और आज तक वो इम्प्रेशन ख़त्म नहीं हुआ। मेरा सवाल ये, जो कि पहले भी अपने प्रोग्राम में हमने ये पॉइंट टेकअप किया, अगर कोई शख्स करप्शन में मुलव्विस है तो नैब के पास जो भी लोग नैब को रन कर रहे हैं, चेयरमैन नैब हो, उनकी नीचे बाकी टीम हो, उनके पास बहुत से इख्तियारात हैं। कानून भी बहुत उनका तगड़ा रहा है माजी के अंदर, अभी भी उनका पुराना कानून बहाल है। तो जिसके जो कोई भी शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है, फिर उसके खिलाफ आप ऐसा केस तैयार कीजिए कि जिसको आप साबित भी कर सकें और आप उसको लॉजिकल एंड पर लेके जाएं। हाँ जी। 2017 के अंदर जब साबिक वजीर खजाना हकदार के खिलाफ केस बनाया गया, मुझे याद है उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मामला क्या चल रहा था, पनामा की केस के हवाले से प्रोसीडिंग चल रही थी और अचानक उनका नाम वहाँ पे इंक्लूड किया गया, उनको समन किया गया और वो ईसीसी की मीटिंग छोड़कर वहाँ पर आए, बाहर मीडिया टॉक की और हमने उनसे कहा कि आपके खिलाफ भी ऑर्डर होने जा रहा है, नैब करप्शन की आमदन से ज़ायद असासे बनाने की तहकीकात करेगा। तो उन्होंने कहा मेरा नाम तो पनामा में नहीं आया और जो कुछ मैंने बनाया है वो डिक्लेयर है, मैं अब कोर्ट में जा रहा हूँ। कोर्ट में अपेयर हुए, चले गए, उसके बाद ऑर्डर हुआ कि नहीं, नैब उनके खिलाफ तहकीकात करे। अब नैब को चाहिए था कि तहकीकात करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उसका ये मतलब नहीं था कि आप आंखों पे पट्टी बांध के 12-15 सफात का रेफरेंस बना के फाइल कर दें और उसके बाद जो रेफरेंस का आउटकम होगा वो फिर नैब भी भुगतेगा और नैब के इदारे की जो माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अंदर एक और इस हवाले से केस ऐड हो जाएगा कि आप केस हार गए। वो केस क्या था? केस ये था कि आमदन से जायद उन्होंने असासे बनाए हैं और उन्होंने गुज़श्ता 15-20-21 सालों के दौरान 2012 से गालिबन ऑनवर्ड या 2002 से ऑनवर्ड उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए और नैब ने कहा कि उसका कहीं सबूत नहीं है। हमने एफबीआर से भी इसकी वजाहत तलब की है। ठीक, मामला कोर्ट में गया, उसकी उस वक्त बहुत सी रीजन थी और जिस तरीके से मखसूस मकासद के लिए मामला चलाए जा रहे थे तो आपको फिर सॉलिड केस बनाना चाहिए था। वो एक सिंपल सा केस था। वो रिकॉर्ड अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद था, नैब के पास भी मौजूद था, सर्टिफाइड कॉपीज मौजूद थी जो कि टैक्स रिटर्न से रिलेटेड थी। जब वो कोर्ट में पेश की गई तो केस उस दिन ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर केस लिंगर ऑन होता रहा और अल्टीमेटली जब दोबारा कोर्ट ने उसको डिसाइड करना था तो उसका यही कंक्लूजन होना था। भले उसको कोई नैब को बड़ा ये छोटा समझ के उसको डायरेक्शन देता आईओ को कि आप ये बात कहें या ना कहें, लेकिन जो केस तैयार किया गया उसके अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे नैब उसको साबित कर सके। तो ये हमारी सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने करप्शन के नाम के ऊपर केसेस जरूर बनाए, लेकिन करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का जो डेटर्स आपने क्रिएट करना था अपनी सोसाइटी में, कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सियासतदान या कोई भी आम शहरी अगर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाता है और उसके खिलाफ केस बनेगा वो फिर बच नहीं सकता। ये डेटरेंस अनफॉर्चुनेटली क्रिएट नहीं हो सका। जिस तरीके से केस बनते रहे और उसी तरीके से केस खत्म होते रहे और जिसकी वजह से आज खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर लोगों में डर खौफ नहीं रहा। ठीक है फ़हीम साहब, आपको नहीं लगता कि जहां लीडर को क्लीन चिट मिल जाती है किसी भी सियासी जमात के, वहां उनसे नीचे जो रहनुमा है उनको भी क्लीन चिट मिल जाती है? लीडर को क्लीन चिट नहीं मिलती तो जी नीचे भी केसेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन ये फैसले सुनाते वक्त सबूत आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अदालत ने नहीं कहा कि सबूत नहीं है जी, ये नैब ने कहा कि सबूत नहीं है जी। और अगर मैं अदालत के फैसलों पर तबसरा करता रहूं तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाके मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़ा हूँगा। मेरा ख्याल है आप चाहती भी यही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नैब जो है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला आज से इदारा नहीं है। 90s से हम यही देख रहे हैं। सैफुर रहमान साहब की सरबराही में एहतिसाब सेल बना,
एहतसाब सेल भी यही करता था, कभी इसके खिलाफ मुकदमा, कभी उसके खिलाफ मुकदमा, और वो मुकदमात जो हैं वो सारे सियासी होते थे। इस मुल्क की अजीब सी तारीख़ है, इस मुल्क में सियासतदानों के खिलाफ रस्सागिरी यानी भैंस चोरी के मुकदमात भी हुए हैं, साइकिल कुछ चोरी ज़्यादा के ही अजीब मुकदमात नहीं है भी फ़हीम हुए हैं, साहब? और जो है बहुत ही अजीब सियासी तारीख है हमारी। लेकिन इस सारी सियासी तारीख के पीछे ये जो सारा गंद है, ये सारा गंद सियासतदानों का अपना फैलाया हुआ है। अच्छा। डेफिनेटली इसमें वो दूसरी ताकतें हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल जरूर प्ले करती हैं, लेकिन ये सियासतदान बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है असल मायनों, सही मायनों में देखा जाए। देखिए मैं अगर आपको सिर्फ मिसाल दूं कि मई 2006 मौका देने वाले इन्हें मौका देते ही क्यों है? सवाल तो फिर यहीं पे आ जाता है ना कि फिर मौका देने वाले फिर मौका देते ही क्यों है? तो फिर इसका मतलब है ना कि जो एक सिस्टम है उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी बात ना आप कर सकते ना मैं कर सकती हूं। हाँ। नहीं, मैं बात करता हूं इसके ऊपर। देखिए अगर वो बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल, जाहिर है पाकिस्तान कोई एक ऐसा तो नहीं है कि बस हम अकेले ही हैं इस दुनिया में। जाहिर है हमारे दीगर ममालिक से ताल्लुकात भी होते हैं, और जो दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट्स की बात है, जो एक जमहूरियत की बात होती है, तो उसकी बुनियाद पर फिर जाके ये होता है कि जनाब आपके पास जमहूरियत होनी चाहिए, और जमहूरियत के लिए फिर जाहिर है मजबूरी बन जाती है कि सियासतदानों को कहीं से भी लाकर, किसी भी तरह से लाकर जो है वो बिठा दिया जाए। मैं जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि देखिए मई 2006 में नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा ने लंदन में एक मिसाक जमहूरियत पर साइन किए थे। मिसाक जमहूरियत में क्या था? यही था ना कि जनाब आप जो हैं वो किसी के हुकूमत में आने के लिए फौज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो 18 अक्टूबर 2008 के 7 को जब पाकिस्तान वापस आई तो वो किस तरह आई सबको पता है, वो मुशर्रफ साहब से डील के नतीजे में वापस आई। उस वक्त मिसाकी जमहूरियत जो है वो टूट गया। अब आके नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया है। आज बिलावल साहब जो हैं वो एक स्पीच में जो है उनको बहुत ज्यादा जो है वो मलाइन कर रहे थे, उनको बहुत कुछ बड़ा जोश में थे वो। जी लेकिन बात यह है कि खुद उनकी वालदा बिल्कुल वो बहुत जोश में थे, खुद उनकी वालदा ने मिसाकी जमहूरियत को ब्रेक किया। अब नवाज शरीफ साहब ने भी वही हरकत की है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर मुल्क में वापस आ गए। ये मामला इस तरह हल नहीं होंगे। जाहिर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, इस वक्त वो पिया जिसे चाहे वही सुहागन वाला मामला है। नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त वो सुहागन है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके केसेस तो क्या, अगर उनके किसी होते सोते के खिलाफ भी कोई अगर केस हुआ और वो कोई बड़े से बड़ा भी केस हुआ तो वो भी इस वक्त खत्म हो जाना है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है। इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा कि जनाब इसके अलावा किसको आना इख्तिदार बख्शा जाए। और जाहिर है उस वक्त उनकी एक तरह से क्या कहूंगा मैं, उनकी किस्मत खुल गई है, वो आ गए और आके जो है वो अब संभालेंगे, तमाम केसेस खत्म हो जाने हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? वो ये है कि हम पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखते आए कि इधर हुकूमतें बदलती हैं, इधर चेहरे बदलते हैं, यहाँ तख्ते उलटते हैं तो वो तख्ते फिर से बनते भी हैं। बेशक ऐसा ही है। वकास साहब आपसे मैं पूछ लेती हूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से आखिर नैब ने क्या सीखा? देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा जो आमाज़गाह था वो नैब का दायरा रहा है। चूंकि आप 87 पेजेस की जस्टिस मकबूल बाकिर की जजमेंट उठा के देख रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया फरीदी, तो इनकी जजमेंट्स के अंदर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, फहीम साहब ने बात की, पर नैब का जो अदारा है, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स बोल रही हैं। जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट। उनके जजमेंट्स के अंदर ये पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं कि ये अदारा जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एस्टेब्लिश करता है। और जब वो केसेस जो है हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं, तो उन केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है, वो इसके अंदर फीबल है, कमजोर है, नाकस है, इतनी कच्ची है, नकाइश है कि फिर वहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ डाउट है जो एक्यूज पर्सन को दिया जाता है और अल्टीमेटली वो शख्स जो कि 2-3 साल बिहाइंड दी बार रहता है, कोई 18 महीने रहता है, कोई 20 महीने रहता है। जिसना जस्टिस जो हाजी साद रफी के केस के अंदर जस्टिस मकबूल बाकिर की भी जजमेंट थी, तो मैं ये समझता हूँ कि 18 महीने, 2 साल, 12 महीने किसी को आप बिहाइंड दी बार रखते हैं, और जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसका केस जाता है, इतनी लंबी वो अपनी जो है वो डिटेंशन फेस करने के बाद उस केस के अंदर कुछ नहीं निकलता, तो ये सारी की सारी नैब के अंदर जग हंसाई के अलावा कुछ नहीं। और आपको याद होगा कि 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी उसके वजीर कानून को बुलाकर, अटर्नी जनरल को बुलाकर ये डायरेक्शन दी थी कि 24 नैब कोर्ट्स हैं और आपके 1226 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग है, तो आप इस तरह करें कि आप इन रेफरेंसेस से नंबरजमा होने के लिए 120 कोर्ट्स का कयाम यकीनी बनाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि
जो मेगा मनी करप्शन केसेस हैं, तो उस वक्त तो बड़े विजिलेंट नजर आए थे, बड़े एक्सपीडिशियस नजर आए थे, और ऐसे लगता था कि ये सारी की सारी चीजें ओवरनाइट कर दी जाएंगी। और हाँ, सामने जो बातें, जो नारे, जो दावे, जो सबज बाग दिखाए थे, जो ख्याली पुलाव पकाए थे, वो सारी की सारे ख्वाबों की तकमील होने लगी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे के सारे पानी के बुलबुले थे या हवा के गुब्बारे थे, वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी मौत खुद मार गए। लेकिन हमने तो ना नैब कोर्स बनते हुए देखी, और ये सर ना बड़ी हैरानगी की बात है, जो इस वक्त मौजूदा स्ट्रक्चर भी है नैब कोर्स का, उसके अंदर भी इक्का दुक्का जजेस की वैकेंसी रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नैब अमेंडमेंट्स को कालअदम करार देने के बाद सारी की सारी चीजें जो नैब के घेरे में, हम तो ये कहते थे कि नैब को टूथलेस कर दिया गया, इसके दांत निकाल दिए गए, जबड़े फाड़ दिए गए, इसके नाखून तोड़ दिए गए, सारी चीजें करने के बाद अगर हम दोबारा इसको पावर्स देते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये सारी की सारी चीजें करने से कासिर एक वॉचडॉग के तौर पे काम नहीं करता, करप्ट एनालिसिस का ये कला कमा नहीं कर सकता, तो फिर ये शायद ये हमारे सियासतदान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये अदारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की रेवेन्यू और टैक्सेस की कमाई से इंजॉय तो कर सकता है मिनिटी प्रिविलेजेस, लेकिन शायद अवाम का जो लूटा हुआ पैसा है उसको वापस, लेकिन हाँ काफी हद तक रिकवरीज भी किया। लेकिन हमें हैरान नहीं होना चाहिए वकास साहब, क्योंकि फर्दर जुर्म किस तरह से आयद होना था, वजीर आजम बन गए, शहबाज शरीफ उठाकर देख लीजिए, मरियम नवाज देख लीजिए, हमजा शहबाज देख लीजिए, सलमान शहबाज का केस उठाकर देख लीजिए। इसलिए हमें हैरान होने की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो हम यूं समझ लीजिए कि अब डाइजेस्ट इतना कर चुके हैं कि हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं कि इस तरह के तो फैसले आएंगे आने वाले वक्त में। देखिए सना, देखिए जहां तक रिकवरी की बात है, आज तक हमने किताबों में, निसाबों में, अखबारों में या मीडिया पे तो रिकवरीज की बात सुनी, नैब का जो लामिया जारी होता था, खर्च हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवरी आज तक हमने ये नहीं देखी कि सरकारी खजाने में जमा करवाई गई या वो उस पर बड़ा सवालिया निशान है, उस पर भी बाकायदा तौर पर बनता है कि एक प्रोग्राम किया जाए। ट्रू, एक बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक। जी जी जी, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। वकास साहब, नौशाद साहब से मुझे पूछ लेने दीजिए। नौशाद साहब, आप बता दीजिए कि आखिर नैब कौन चला रहा है और कब तक ऐसा ही होता रहेगा, और इसी तरह से ही जो है फैसले आते रहेंगे, तो हमें इस तमाम जो फैसले आ रहे हैं या आने वाले वक्त में आएंगे उसके लिए तैयार रहना चाहिए? क्योंकि अगर लीडर को क्लीन चिट मिल जाती है किसी भी सियासी जमात की, तो समझ लीजिए कि रहनुमाओं के लिए क्लीन चिट है। नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा दो तीन चीज़ों पे इख्तलाफ करते हैं इस बात से। नहीं, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन दो तीन चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि मैं नैब तरामीम जो की गई थी, जिसे टर्न डाउन किया गया, मैं उनके हक में था। मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छा इकदाम था या अच्छा फैसला था जो नैब तरामीम टर्न डाउन किया, क्योंकि मेरी नज़र में जिस जमात ने इसकी दरख्वास्त दी वो जमात ही थी जो इसकी अमेंडमेंट्स कर रही थी। ये मैं बार बार कह चुका हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि नैब का इदारा डुप्लीकेशन है आपके अपने FIA और स्पेशल ब्रांच के ऊपर, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हदूद तय की गई थी 50 करोड़ की, तो मैं उसको भी ठीक मानता हूँ, और मैं यही कहता रहा हूँ कि नैब तरामीम होनी चाहिए। अब बाकी रही बात कि नैब, ये जितनी बात कर दी गई है, नैब सियासी इंजीनियरिंग का गढ़ रहा है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। देखिए मसला है क्या, मसला ये है, बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि केसेस चूंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें एविडेंस हो नहीं सकते। आमदन से जायद असासाजात क्या चीज होती है? अच्छा, एविडेंस हो नहीं सकते क्या मतलब? एविडेंस होते ही नहीं है ना, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। काम ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है। मैंने आप पे केस बना दिया, आपका जोर आया तो आपने मेरे पे केस बना दिया, हम दोनों आपस में खेलते चले गए। इतनी एफर्ट क्यों की जाती है जब सबूत जला दिए जाते हैं, इमारतें जल जाती है, अचानक से दफातर में आग लग जाती है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब अब रेफरेंस बना लिया है, हमें जेल में डाल दिया, मतलब वो नैब कस्टडी में है, कस्टडी खत्म होने को आ गई है, अभी तक इनको ये नहीं पता कि जुर्म क्या है। अच्छा, और किस जुर्म के तहत हमें उठाया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड पे है ये बातें। हाँ, इसीलिए जो अदालत उज़्मा है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी ऐसी बात नैब के लिए कही गई है कि अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि नैब अगर मेरे दायरा इख्तियार में होता तो मैं नैब वैसे खुद ही खत्म कर देता। इस हद तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जो होती रही हैं केसेस की समाअत में, बेशक। और वो तमाम बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन पॉइंट्स के ऊपर बात की, जिनके ऊपर उन्होंने कहा, उसी पे अमेंडमेंट्स आई थी और फिर उसको टर्न डाउन कर दिया गया। और आपको पता है कि कैसे किया गया आखिरी दिन, मतलब मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। अच्छा। मैं दो बातें जो फहीम साहब ने कही हैं, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मिसाल के जो जमहूरियत किया गया था वो आज भी कायम है, वो कायम है। इसलिए थर्ड फोर्स बनाने की जरूरत पेश आई थी और PTI का जवाब ही यही था
कि दो जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत मौजूद था और वो फिर बाय होकर क्रोक आपने देखा कि कैसे उनको फटाफट सामने ला के और बड़ी कोशिशों के से तीसरी कुव्वत को इख्तियार दिया गया। वो अभी बेचारे तालिब इल्म भी नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की गई और फिर जो हालत हुई वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। ठीक, ये जो इस वक्त मुखालफत होती है ना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहती हैं कि मुल्क में दो जमाती निज़ाम जिस तरह का अमेरिका में सिस्टम है, ये उस तरह का सिस्टम पाकिस्तान में आ जाए और यही दो जमातें रहें। वही मुखमुका चलता रहे जो पहले इनका चलता रहा था। बात मुकम्मल की नहीं है, बात यह है कि जिस वफाक की जिस सतह पर ये दो जमातें मौजूद हैं, तीसरी कुव्वत उस तरह से बनी नहीं। जो बनाने की कोशिश की गई उसने भी जाएगा ना, मैं आपको कोई बात कहूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी, मत्था मारा है किसी जगह पे, दबा के खुद से मार के और अपना बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि वो इस काबिल ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, सुहेल साहब भी उनको मौका दीजिए। लेकिन ये जो अहम पहलू है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए नैब के इदारे के ऊपर सवालात हैं, वो डिक्टेटर ने बनाया और उसका मकसद भी सबको पता है। ये फहीम साहब ने दुरुस्त कहा है कि एहतसाब कमीशन जो सैफुर रहमान का, उसका भी मकसद पनामा लीक्स रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट की रेप्लिकेट यहां हाई कोर्ट से केस उठा के पनामा को दिए गए डॉलर कमा लिए गए। बेसिकली तो उसके अंदर कोई नई चीज थी ही नहीं। तो जब आप केसेस इस तरह से बनाए, वो केसेस में पहले से वो बरी हो चुके हैं जिनको आपने पनामा का शक्ल दे के फिर नए सिरे से उसके ऊपर जी भट्टी साहब का पॉइंट लेने दीजिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। जी भट्टी साहब शुरू की होती है। जी सना, मैं ये इंक्लूड करना चाहूंगा जो हम नैब के वाले से बात कर रहे हैं। देखिए दुनिया की हर कौम अपनी गलतियों से सीखती है। अगर हमने आगे का सफर शुरू करना है, बेहतरी का सफर शुरू करना है, तो आज का जो केस है जिसके अंदर इसहाक डार साहब बरी हुए हैं, उसके साथ आने वाले दिनों में एक दो और बड़े केसेस के अंदर, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब है, एवन फील्ड का मामला है, अल अजीजिया का मामला है, उसके अंदर वो भी बरी होने जा रहे हैं। यही सराहन होंगे, यही कह रहे होंगे कि हमारे पास इससे अलावा कोई और सबूत नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात कर दी। वो केसेस भी खत्म होने जा रहे हैं, गलत बनेंगे। जरूरत इस चीज की है कि नैब के अंदर इस बात का क्वेश्चन करना चाहिए। भले आपने नया कानून खत्म हो चुका है जिसके अंदर ये प्रोविजन थी कि अगर आप गलत रेफरेंस बनाएंगे तो नैब अफसर को भी सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये केस बनाए, नेचर में नैब इंटरनली ये क्वेश्चन, ये इंक्वायरी जरूर करें कि किन अफसरान ने ये केसेस बनाए, किसके कहने पे बनाए, किस बुनियाद पे बनाए। अगर वहां पर गलत तरीके से ये भी मिसकंडक्ट आता है ना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, बिल्कुल ठीक है, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का पॉइंट आपका भी क्लियर है, तो ये सबसे बड़ा गलत इख्तियारात, गलत इस्तेमाल है। ठीक है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम साइफर केस को डिस्कस करेंगे, पीटीआई चेयरमैन की बात करेंगे, शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे साइफर केस के हवाले से, जिस पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने और पीटीआई चेयरमैन में इस फर्द जुर्म से इनकार तो किया है, लेकिन इसके बरक्स जो सूरत हाल है वो ये हो चुकी है कि पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन कुछ जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं हो रही है। राना सनाउल्लाह का बयान भी हम इससे जोड़ेंगे, जो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में पीटीआई से बात कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है। सवाल हमारा इससे जुड़ा यह है कि क्या नवाज शरीफ पीटीआई को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं? नौशाद साहब आप ही से पूछ लेती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब पीटीआई को साथ लेके चलना चाह रहे होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब की कल की जो तकरीर है, अगर आप उसको बगौर उसका जायजा लें तो उसके अंदर इंतकामाना रवैया नहीं, मुफाहमाना रवैया की बात की गई है। उनकी बेटी भी और आपको याद होगा कि जब 2013 में जब नवाज शरीफ खुद वजीर आज़म बने थे, उस वक्त उन्होंने KPK में पीटीआई को हुकूमत बनाने दी थी। अगरचे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान चाहते तो वो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको मना किया कि पीटीआई चूंकि अददी एतबार से सबसे ज़्यादा वोट लेकर आई है तो उसको हुकूमत बनानी चाहिए। पीटीआई की हद तक जब आप बात करते हैं तो ये तो ठीक है कि वो अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो इंतखाबात में उसको हिस्सा लेने दिया जाए, लेकिन अगर आप ये कहें कि नून लीग पीटीआई के साथ मिलकर काम करेगी या पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकती है या कोई मुस्तकबिल में, ये मुस्तकबिल करीब कहना चाहिए, उसके अंदर कोई इनकी हो सकती, तो अभी फिलहाल मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ना ही पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा मुझे लगता है कि है। एज सियासी कुव्वत उसको तस्लीम किया जाए और उसके लिए उसके मतलब उसके खिलाफ कोई काम ना किया जाए, ये एक। लेकिन नौशाद साहब, राना साहब के बयानात को हम इजी नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं तो इशारा कर रहे होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो इसलिए नहीं है कि आप उसको कहें कि जी वो कोई इत्तेहाद होने जा रहा है या पीटीआई के साथ मिलकर वो अगला कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की कोई चीज मेरे इल्म में नहीं है। और सियासत में किसी भी बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते, हरफ़े आखिर नहीं समझ सकते, लेकिन फिलहाल मैंने जितनी मेरी जराए हैं नून लीग में भी और पीटीआई में भी,
दोनों जमातों में मुझे इस तरह की कोई चीज ऐसी हिलजुल कहीं पे नजर नहीं आई, और ना ही वो जराए जो इससे हटकर भी होते हैं वहां पर भी मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसी कोई डिस्कशन जो है वो कहीं मुझे नजर आई है अभी तक। ठीक हो गया। फहीम, आप से मैं पूछ लेती हूँ, आपको सूरत हाल क्या लगती है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है पीटीआई के लिए साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद उन पर कर दी गई है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि नाअहल भी करार दे दिया जाए, तो ऐसे में आपको लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं पीटीआई चेयरमैन के लिए इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, एक तो आज का आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो सारा अदालतों के गिर्द घूम रहा है, और आपको तो मैं डर लगता है कि इतने बात करते हुए आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो देखें, बात ये है कि ये साइफर वाला मामला, आप जो चार्जशीट है वो आप पढ़ के देख लें, उसमें क्लियरली जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से जो है चेयरमैन पीटीआई साइफर अपने पास रख के बैठ गए थे, मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कौमी मुफाद पर समझौता करके मजमूम मकासद के इस्तेमाल किया गया। ये जो भी है वो कुछ चीज़ें तो जाहिर है वो क्या ज़ेब दास्तां के लिए भी होती हैं, लेकिन ये है कि वो एक सरकारी दस्तावेज थी और वो सरकारी दस्तावेज को चेयरमैन पीटीआई ने गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा। ये तो एक मामला हो गया उनका। मैं एक बात शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ आपसे कि देखें, साइफर हो, तोशाखाना हो या कोई भी और केस हो, उसमें जो है वो डील हो सकती है, वहां पर डील मुमकिन है। डील अगर कहीं नहीं होगी तो वो 9 मई के मामलात के ऊपर होगी। अब जो सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के जिस स्टेटमेंट की आप बात करें, पहली बात तो वो मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही भी है तो मैं आपको ये भी तो याद दिलाऊं कि क्या पीडीएम के दौर में, जब पीडीएम का दौर था और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो क्या उस वक्त उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को मुतादिद मौक़ों के ऊपर मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी, बातचीत के लिए नहीं कहा था? देखिए, बातचीत होना या बातचीत का होने की बात करना जो है वो ये नहीं होता कि जनाब आपके साथ कोई सियासी इत्तेहाद बन जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इस वक्त दो एक तरह की सियासी हरीफ भी है, इंतखाबी हरीफ भी है, पीटीआई और मुस्लिम लीग। ये नहीं हो सकता कि जनाब ये एक ही पलड़े में इनका वजन आ जाए सारा और मुल्क में इलेक्शन ही ना हो, ये तो देखें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जरूर है कि चंद चीज़ों के ऊपर जाहिर है उन्हें डील चाहिए। अगर वो सियासतदानों से बात करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और वो इसका इशारा दे भी चुके हैं, लेकिन असल बात यही है कि वो अब शायद इस डोर से होते हुए उस डोर तक जाना चाहते हैं जहां से अब तक उनके लिए ना है। बिल्कुल ठीक है फहीम, आपका पॉइंट क्लियर है कि डील की ज़रूरत तो पीटीआई चेयरमैन को है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी बयानियां बनाने की ज़रूरत तो नवाज शरीफ को भी है। आपको नहीं लगता वकास साहब? देखिए, सियासी बयानियां बनाने की कोशिश तो उन्होंने की थी, इनके खिलाफ कोशिश की थी। तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में पीटीआई से इसको अटैच किया जाए? बिल्कुल किया जाए। मैं जब पहले नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कोशिश की थी, उनकी कोशिश को उधर ही नाकाम कर दिया गया और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि अब आप ये दोबारा कोशिश ना कीजिएगा ताकि आपका जलसा भी कामयाब हो सके और आपकी प्रोडक्टिव बेल भी लेती जाए। अब यहाँ पे अगर कोशिश की जाती है तो अल्टीमेटली बहुत सारे बयानी हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव है, नारे हैं, वादे हैं, दावे हैं, अगर वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाते हैं तो फिर सियासत भी जो है वो दफन हो जाएगी। अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही है। लेकिन दूसरी आप जो बात कर रही है मुज़ाकरात, इस मुल्क में हमने देखा कि पीडीएम के अंदर तमाम जमातें इकट्ठी बैठ गई। कभी यही जमातें थी एक दूसरे का सीना फाड़ के, कलेजा फाड़ के, पेट फाड़ के पैसे निकालने की बात करते थी, सड़कों पे घसीटने की बात करती थी, और एक दिन ऐसा आया कि साथ बैठे एक का वजीर हारजा है, एक का वजीर आजम है। तो मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है मुमकिनात की सियासत है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी हर वक्त बिल्कुल इसी तरह है। जहाँ तक कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात है इस केस के अंदर, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, जिस तरह आपने कहा कि मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि ये मुश्किलात में इजाफा नहीं बल्कि हुआ ही इज एंटायरली इनटू द हॉट वाटर, ही इज फेसिंग म्यूजिक, इज ऑन द लास्ट लेग। और ये एक बड़ा मुश्किल केस है इस वक्त, जो इस वक्त ये पढ़ के सुनाया गया है चार्जशीट, और कि आप मजमूम मकासद के लेके आल दो कि इनके हल्फ के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि आप पाकिस्तान के वकार के लिए, इस्तेकाम के लिए, बका के लिए, सालमियत के लिए अपने हल्फ के अंदर जो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर मामलात हैं वहाँ पे आप खड़ा होंगे, आप स्टैंड लेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। लेकिन सलामती कौंसिल के अरकान के साथ और ये सारी जब मीटिंग हुई उसके बाद ये साइफर बनी गाला में गया, इस चीज़ को सारा बेस बनाया जा रहा है कि आप उसको लेके एक जलसे के अंदर या मीटिंग के अंदर प्राइवेटली डिस्कस नहीं कर सकते थे, आपने ओथ की वायलेशन की है। और अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाए तो पहले ही एक नाहली इनके सर पे लटक रही है, वक्ती तौर पे सजा तो सस्पेंड है लेकिन नाहल है। लेकिन आपको दूसरी चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी, जो मुज़ाकरात की इनको इकट्ठे बिठाने की बातें की जा रही है, नवाज शरीफ साहब भी नाहल है, सिर्फ वो 5 साल की नाहली नहीं है बल्कि
उसके अलावा अल अजीजिया केस के अंदर 7 साल की सजा है, एवनफील्ड में 10 साल की सजा है, और नैब का कानून बड़ा वाज़ेह है सेक्शन 9 में जिसको सजा होगी, सेक्शन 15 के तहत वो 10 साल के लिए नाअहल है, वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। अगर जज अरशद मलिक ने जो जिस केस का फैसला दिया था 7 साल की सजा दी थी, कन्विक्शन अगर वहीं पे रहती है, या 10 मोहम्मद बशीर साहब ने सजा दी थी एवनफील्ड में 10 साल की, वो भी कन्विक्शन सस्टेन करती है, तो वो कैसे कंटेस्ट कर सके? इट मीन्स के पाकिस्तान के दो बड़ी जमातों के सरबराह दोनों इस वक्त नाअहल हैं, और अगर फरवरी के अंदर या जनवरी के अंदर इलेक्शन एक्ट के तहत तो नाअहली की सजा 5 साल कर दी गई ना, तो इलेक्शन एक्ट के तहत तो कम से कम वो नाअहली की जो सजा जो ताउम्र थी या दूसरी सजा थी, जब नाअहली की सजा ही 5 साल मुख्तस कर दी तो फिर कैसे होगा? देखें जो इनकी अल अजीजिया की अपील है वो तो भी पेंडिंग है। अब अल अजीजिया की और एवनफील्ड की जो इनकी अपीलें हैं वो तो पेंडिंग है। अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट अनटिल अनलेस इनका केस वो फाइनली डिसाइडेड नहीं होता, और वो वक्ती तौर पे सस्पेंड हुई थी, वो दाखिल दफ्तर हुई थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी एब्सेंस के अंदर फैसला किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको अर्जन कर दिया जाता है, इसको सैनिटाइज अर्जन तब तक जब तक वो खुद नहीं आते, प्रोड्यूस नहीं करते, और उस केस के अंदर मेरे ख्याल में कल वो पेश भी होने जा रहे हैं। तो अगर वो कन्विक्शन इनकी इंटैक्ट रहती है तो फिर अल्टीमेटली इसको ये इम्प्लीकेशंस फेस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। सोहेल साहब से मुझे पूछ लेने दीजिए। सोहेल साहब, चेयरमैन पीटीआई की अगर बात कर ली जाए, उनके पास रिलीफ का कोई ऑप्शन नजर आता है आपको? सना देखिए, फिल वक्त उनके लिए रिलीफ का कोई ऑप्शन नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर चेयरमैन पीटीआई और उनके करीबी रुफका ने अपने आप को और पार्टी को ऐसी जगह पर ले गए जहां से अब फौरी तौर के ऊपर उनके रिलीफ की बात करना भी अभी काफी मुश्किल है। 9 मई का हिस्सा बनने वाले ही 9 मई पर सवालात उठा रहे हैं और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाता है? और नून लीग की क़यादत भी बात कर रही है कि वो पीटीआई से भी बात करने को तैयार है। ठीक है, ये उस पीटीआई के साथ अब बात तैयार है जो कि रिस्ट्रिक्टेड पीटीआई है, जो उस फॉर्म में नहीं है जो आज से 3 से 4 साल पहले की पीटीआई थी। और पीटीआई जिस एक फर्द का नाम था, उन्हें पता है कि जिस नवैयत के केसेस का उनको सामना है, अगले 2-3 साल तक उनकी मुश्किलात कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जिस मुख्तलिफ जो 5 से 6 अहम केसेस हैं वो चल रहे हैं, उनके फैसले आएंगे। हाँ, एपलेट फॉरम पर जाकर शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि उस वक्त तक फजाएं काफी शायद तब्दील हो चुकी हों। लेकिन सोहेल साहब, यहाँ तो हमने चुटकी बजाकर रिलीफ मिलते भी देखा है सियासतदानों को। जो मामला फास्ट ट्रैक के ऊपर जारी हैं, ट्रायल चल रहा है, बात सिर्फ डील की है, अगर डील हो जाती है तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह कि साइफर के मामले के अंदर भी अगर हम बात करें, जो जिस तरीके के साथ साइफर का इस्तेमाल करवाया गया इमरान खान साहब के करीबी रुफका ने उनको, वो बड़ा अलार्मिंग है। कहते हैं जिन पे तकिया था उन्होंने ही सारा उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। उस वक्त उनको अपनी जो विजडम का मुजाहरा करते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब बहुत उस वक्त फैसिलिटेटर का रोल था, और अब सबसे बड़ा उनको कन्विक्ट कराने के अंदर शायद वही बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे। असद मजीद साहब, उस वक्त उनका भी फर्ज लेकिन आजम खान साहब है कहाँ? फहीम से मैं पूछ लेती हूँ, सेंसिटिविटी क्या है? फहीम, आजकल आजम खान साहब कहाँ हैं? क्या फिर जल्दी ही पर्दे पर वो जाहिर हो जाएंगे? नहीं, अपने घर पर होंगे और जल्द अदालत में जो है वो बाकायदा तौर पर बयान देने के लिए आपको आते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे मंजर आम से। नौशाद साहब मुस्कुरा रहे हैं। वेरी क्विक पॉइंट नौशाद साहब। देखें, जो गए थे चिल्ले पे वो भी वापस आ चुके हैं, वो भी आपको जल्द बहुत सारी और बातें करते नजर आएंगे। मैं इसके ऊपर वो एज सच नहीं कहना, मेरी राय है। अदालत के फैसले पे मैं किसी सूरत भी अपनी राय वो नहीं डाल सकता, लेकिन मेरी नज़र में ये ओपन एंड शट केस है। इसके अंदर बड़ी क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं, और ये जो आजम खान साहब की बात की जा रही ना, जो होते हैं ना आपके वादा माफ गवाह, उनकी तादाद इस हद तक बढ़ जाए और अपने ही लोग जिस किस्म के इल्जामात लगा चुके हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और ये साइफर केस में भी जो बात कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई आसानी से जो इमरान तो आजम खान साहब खुद कैसे बच जाएंगे? सवाल तो यही है, लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर बात कर लेंगे। मुझे बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल भट्टी साहब, फहीम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।